नमस्कार साथियों। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। वैसे तो ये टॉपिक एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाना जरूरी है ताकि हम जो संविधान के स्रोत हैं उन पर विस्तृत चर्चा कर सकें। तो हम बात करेंगे कि संविधान में जो भी चीज़ें शामिल हैं उसमें से अधिकांश चीज़ें हमने किन जगह से ली हैं या किन देशों से ली गई हैं। तो बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे संविधान के कई स्रोत हैं और इसी आधार पर संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। सबसे पहले स्रोत की और सबसे बड़े स्रोत की बात करें तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे कई चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि संघीय प्रणाली, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। हम इन सभी शब्दों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम में सबसे पहले संघीय तंत्र लिया गया है, अर्थात संघीय प्रणाली ली गई है। संघीय प्रणाली का सीधा सा मतलब होता है जो केंद्र होगा और राज्य होगा, इनके मध्य में शक्तियों का विभाजन होगा। अब आप देखिए 1935 के अधिनियम में आइए। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, आपको पता होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो वही चीज़ यहाँ पर ली गई है, या हम बोल सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ये संघीय तंत्र लिया गया है। दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय। तो जो ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है, 1935 में जो शक्तियां सौंपी गई थी गवर्नर को 1935 के अधिनियम में, उन शक्तियों को भी हमने जो है अपने संविधान में शामिल कर लिया है। तीसरा देखेंगे न्यायपालिका। ये भी आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 से आई है। आपने 1937 में देखा कि संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। तो कुल मिलाकर जो न्यायपालिका है उसके विवरण या उसके जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर शामिल की है। लोक सेवा आयोग, ये भी हमने 1935 से लिया है। आपने यूपीएससी देखा होगा, उस समय हमने गठित किया था। और साथ ही साथ राज्य के लोक सेवा आयोग भी गठित किए थे, संयुक्त लोक सेवा आयोग भी गठित किए थे। तो सारे प्रावधान हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए। साथ ही साथ जो आपातकालीन उपबंध हैं, आपातकालीन प्रावधान हैं, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। आप देखेंगे बहुत ज़रूरी था, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि भारत में लगातार एक तरीके से आंदोलन बढ़ता जा रहा था, तो इन प्रावधानों को 1935 के अधिनियम में शामिल कर दिया गया था। और इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण चीज़ प्रशासनिक विवरण। तो जो भी प्रशासनिक प्रणाली थी वो सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम में शामिल थी कि भारत में कैसे प्रशासन किया जाएगा, और वो सारे के सारे प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल कर लिए हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आप देखेंगे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्वै सदनवाद। चर्चा करते हैं एक एक करके। आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संसदीय शासन की। संसदीय शासन हमने ब्रिटेन के संसद से लिया है या ब्रिटेन के संविधान से लिया है, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजों ने हम पर जो है शासन किया और उन्होंने भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया। संसदीय प्रणाली का आप मतलब जानते हैं कि कार्यपालिका जो होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा विधि का शासन, कानून का शासन। कानून के शासन का सीधा सा मतलब होता है कि जो भी काम किया जाएगा वो कानून को आधार बनाकर ही किया जाएगा। तो ये अंग्रेजों की हमको एक महत्वपूर्ण देन थी, ब्रिटेन की देन थी, जो हमने ग्रहण की, अपने संविधान में इसे शामिल किया। तीसरा है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब है कि विधानसभा के अंदर, या हम बोल सकते हैं कि विधायिका के अंदर, चाहे वो संसद हो चाहे वो आपका विधानसभा हो सकता है, उसके अंदर किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी, तो वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आप जानते हैं संसद एक तरीके से उसी समय से चलने लगी थी जब अंग्रेजों ने शासन किया। तो उस दौरान जो भी प्रणाली अपनाई गई थी विधायी प्रक्रिया की, वही हमने ग्रहण कर ली। अगला है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता को हमने अपनाया है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर कोई भी नागरिक होता है वो देश का नागरिक होता है, राज्य का नागरिक नहीं होता है। तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो आप जानते हैं कि 1861 के अधिनियम में जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी वो हमने ली थी।
और उसी को मंत्रिमंडलीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो लॉर्ड कैनिंग के समय पर लागू की गई थी। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। तो संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं, संसद को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर शामिल की हैं। इसके बाद आता है द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का सीधा सा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा का होना संसद में, साथ ही साथ विधानमंडलों में विधानसभा और विधान परिषदों का होना। तो आपने 1919 का अधिनियम पढ़ा है, आपने 1935 का अधिनियम पढ़ा है। इन दोनों ही अधिनियमों में हमने द्विसदनवाद अर्थात दो सदनों की स्थापना की। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। तो आप देखेंगे अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी ली है। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मूल अधिकार, आप जानते हैं कि जो अमेरिका है उसके संविधान में मूल अधिकारों का विशेष महत्व है, वहाँ के नागरिकों को विशेष मूल अधिकार दिए गए हैं, और यही कारण है कि हमने इनको भी अपने जो है संविधान में शामिल किया है। पूछा भी जाता है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं, अमेरिका से। फिर आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आप जानते हैं आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। तो ये स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमने कई प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों को आप हटा नहीं सकते हैं आसानी से, उनके वेतन को नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता के प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। फिर आता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी हमने अमेरिका से लिया है, इसी को हम न्यायिक समीक्षा बोल सकते हैं। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अमेरिका की न्यायालय की न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन की शक्ति बहुत अधिक है, और ये सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद आप देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारे यहाँ पर होता है, जिसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आप देखेंगे अमेरिका के संविधान में या अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है जैसा कि हमारे भारत में है, क्योंकि हमने ये अमेरिका से ही ग्रहण किया है। इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो आप जानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, और जिस तरीके से हटाया जाएगा ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ग्रहण की है। और इसके बाद आता है राष्ट्रपति को पर महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाया जाना। तो राष्ट्रपति को भी हम ठीक उसी तरीके से हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से हटाते हैं जैसा अमेरिका में होता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका से ये सारी चीज़ें हमने ग्रहण की हैं। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान पर। तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इनका सीधा सा मतलब है कि जो राज्य होगा, जो सरकार होगी, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, अर्थात वो कानूनों को बनाते समय, कार्यक्रमों को बनाते समय, नीतियों को बनाते समय किन चीज़ों को निर्देशक के रूप में या निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रयोग करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों आप जानते ही हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है केंद्र में संसद के द्वारा और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो जो प्रणाली हम अपनाते हैं ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, राज्यसभा में सदस्य कैसे पहुंचते हैं, आप जानते हैं प्रांतीय विधान परिषदों के माध्यम से पहुंचते हैं, प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से पहुंचते हैं। तो आप देखेंगे ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब चलते हैं कनाडा के संविधान की तरफ। तो कनाडा के संविधान से भी हमने कई चीज़ें ग्रहण की हैं दोस्तों, जैसे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो बात करते हैं एक एक करके कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। आप देखेंगे दोस्तों कि संघीय व्यवस्था जो हमने ली है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली थी, जो मैंने सबसे पहले बताया था क्लास में आज। और साथ ही साथ आप देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का विभाजन है, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये जो मॉडल है कनाडा का मॉडल है।
फिर देखेंगे अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आप अपने संविधान को जब पढ़ते हैं तो उसमें 3 सूचियां हैं मुख्य रूप से, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी संवर्ती सूची। इसके अलावा अपशिष्ट शक्तियां होती हैं जो केंद्र सरकार में रहती हैं हमारे यहाँ पर। तो ये मॉडल भी जो है हमने कनाडा से ही लिया है। और क्यों लिया है, आप जानते हैं कि कनाडा में केंद्र सरकार सशक्त है, तो अपशिष्ट शक्तियां भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। फिर आता है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो आपको बता दूं, जरा बारीकी से ध्यान दें कि 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसमें राज्यपाल का कार्यालय था। कहने का मतलब राज्यपाल की क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य कर सकेगा, वो तो हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी, आपको पता है केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमने कनाडा के संविधान से ली है। और इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो आप देखेंगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगी जाती है। परामर्शी जो है इसका क्षेत्राधिकार इसे बोलते हैं। तो ये मॉडल भी हमने जो है कनाडा से लिया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची ली है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया है। ये 3 प्रावधान लिए हैं मुख्य रूप से। तो संवर्ती सूची आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो ये जो तीसरी सूची होती है, आपको पता होना चाहिए कि संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है, जबकि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है। केंद्र जो संघ सूची पर केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर राज्य सरकार को, जबकि संवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार होता है। तो ये जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर आता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, एक राज्य से दूसरे राज्य के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, और साथ ही साथ सभी को व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, हालांकि उनमें कुछ बंदिशें हैं। तो ये मॉडल भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके बाद देखेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जब कोई भी प्रावधान किसी सदन में एक निश्चित समय तक पारित नहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं गतिरोध की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों की बुलाई जाती है। दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बिठाला जाता है। तो इसी को बोलते हैं संयुक्त बैठक, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर हम देखते हैं जर्मनी का वाइमर संविधान। इससे हमने लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। दोस्तों, ये वाइमर संविधान काफ़ी महत्वपूर्ण है, जर्मनी का संविधान है। आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पेरिस की संधि हुई, और इस प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जर्मनी पर कई नियंत्रण स्थापित किए गए, और उसके फलस्वरूप जर्मनी में वाइमर संविधान लागू हुआ। और इस वाइमर संविधान के फलस्वरूप आप देखेंगे उसमें प्रावधान था कि आपातकाल के समय भी मूल अधिकारों को हटाया जा सकता है, स्थगन किया जा सकता है, और आपके संविधान में भी ये प्रावधान शामिल हैं। आप देखेंगे आपके संविधान में अगर आपातकाल लगता है तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे हम सोवियत संघ, या बोल सकते हैं कि रूस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है जो 3 भागों में बटा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वो हमने लेने का प्रयास किया है। मूल कर्तव्य आप जानते हैं दोस्तों 1976 में शामिल किए गए थे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ये सोवियत संघ या रूस के संविधान में पहले से मौजूद थे। इसमें हमने तय किया कि नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें अधिकार दिए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें। इसी तरीके से प्रस्तावना में आप देखेंगे दोस्तों न्याय शब्द जुड़ा है, और न्याय 3 तरीके का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो न्याय शब्द है वो रूस की क्रांति का एक प्रमुख शब्द है। आप जानते होंगे 1917 में रूस की क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी हम बोलते हैं। तो इस क्रांति का जो नारा था वो न्याय से संबंधित था, तो इसे भी हमने अपने संविधान में शामिल किया है। फिर आता है फ्रांस के संविधान से हमने क्या चीज़ ली है। तो 2-3 प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की गई है वो हमने
फ्रांस के संविधान से ली है। आप देखेंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है। आप देखेंगे कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, उस समय वहाँ पर राजा का शासन होता था उससे पहले, लेकिन इस क्रांति के माध्यम से वहाँ पर राजतंत्र की जगह पर गणतंत्र लाया गया। कहने का मतलब जो अब शीर्ष व्यक्ति होगा देश का वो चुना जाएगा। और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर भी गणतांत्रिक व्यवस्था है। कहने का मतलब जो देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है, उसे चुना जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें की गई हैं, ये फ्रांस की क्रांति के प्रमुख नारे हुआ करते थे। फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जनता की स्वतंत्रता पर, उनके बीच समानता पर और भाईचारे की भावना पर जो है जोर दिया गया था। फ्रांस की क्रांति के ये आदर्श थे जिन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। तो आप देखेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन होता है उसकी जो प्रक्रिया है कि दोनों ही सदनों में आप विधेयक ला सकते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। उस प्रक्रिया को हम आगे और पूरा पढ़ेंगे, तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद देखेंगे इसी से हमने इसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही हमने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखें दोस्तों कि आयरलैंड के संविधान से हमने राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कैसे लड़ेंगे, नामांकन कैसे होगा, जबकि उनका निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप जानते हैं कि प्रांतीय जो सभाएं होती है, विधानसभाएं, उनके द्वारा सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। और सबसे अंत में देखते हैं जापान के संविधान को। तो दोस्तों जापान के संविधान से हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वैसे तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन का मॉडल है, लेकिन जिस रूप में हमने इसे स्वीकार किया है वो जापान के संविधान से लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे टॉपिक ये छोटा था, शब्दावलियों का खेल था, सारी शब्दावलियां मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि कौन से चीज़ें हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ली गई हैं। दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट क्लास पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ इन्हें शेयर करें और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी क्लासेस को सुन सकते हैं। धन्यवाद।